बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुनीबुर रहमान और मैं इस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूं। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना टेस्ट नंबर 16। और आज जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है कि मैं टेस्ट के अलावा भी बहुत सी बातें करता हूं, अच्छी अच्छी बातें हम करते होते हैं। तो आज की जो बात मैं आपसे करूँगा वो ये है कि आप मायूस ना हुआ करें और अपनी मेहनत जारी रखा करें। हम अपनी जो हम पढ़ते हैं किताबों से, उसको टेस्ट किस तरह से करते हैं। हम जब अपना टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसी है, और यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका है भी नहीं टेस्ट करने का। अब जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात हमारे अच्छे नंबर नहीं आ रहे होते, तो इससे आपने परेशान नहीं होना होता, बल्कि आपने हिम्मत रखना होती है। इसलिए आपने, अगर आपके टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, आपने मायूस नहीं होना। कभी कभी ऐसा होता है, टेस्ट में कम मार्क्स आ जाते हैं, मायूस नहीं होना। क्योंकि आप जब मायूस होकर जाते हैं और आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम आपका बहुत इजी होता है, लेकिन चूंकि आपको लग रहा होता है कि आपके टेस्ट में कम मार्क्स है, आप सारी अपनी नर्व्स लूज़ कर देते हैं, जिस वजह से आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो सकता। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। तो सेरिब्रम तो थिंकिंग भी फंक्शन होता है, इंटेलिजेंस भी फंक्शन होता है, स्केलेटल मसल जो वॉलंटरी कंट्रोल है वो भी होता है। तो जो डाइजेशन है, वॉलंटरी डाइजेशन, वो इसका काम नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द स्पाइनल नर्व्स आर फंक्शनली, तो हमें पता है कि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं। बेसिकली ये स्पाइनल कोड से दो रूट्स निकल रही हैं, एक डोर्सल रूट है और एक वेंट्रल रूट है। जो डोर्सल रूट होती है वो सेंसरी होती है, और यहाँ पे गैंग्लियन भी होता है, और यहाँ पर ये मोटर होती है। तो बेसिकली ये है स्पाइनल नर्व। और हमें पता है कि स्पाइनल नर्व मिक्स नर्व है। मिक्स नर्व क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मोटर के भी सेंसरी भी नर्व फाइबर्स हैं और मोटर के भी नर्व फाइबर्स हैं। दैट्स व्हाई इट इज मिक्स नर्व। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द रीजन वेयर द इम्पल्स मूव फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर, तो हमें पता है कि दो न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शन को क्या कहते हैं? साइनैप्स। तो यही वो रीजन है, यहाँ से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल पहुंचे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वट आर द फंक्शंस ऑफ इंटर मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए में दिए गए। इंटर न्यूरॉन्स जो होता है बेसिकली वो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शन का काम कर रहा होता है। मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है कि ये इंटर न्यूरॉन्स से इफेक्टर्स तक जाते हैं और वहाँ से एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। और सेंसरी न्यूरॉनों का काम ये होता है कि ये रिसेप्टर से सेंसरी इम्पल्सेस देते हैं और इंटर न्यूरॉन्स तक लेके जाते हैं। ऑप्शन ए में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, इसलिए वही करेक्ट है। 4 इवेंट्स हो रहे हैं, इनको तरतीब से लिख रहे हैं। डीपोलराइजेशन ऑफ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, हाँ, यानी कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा, ये बात सबसे पहले होगी। तो 1 हम पहले लिख लेते हैं। उसके बाद क्या होगा? प्रोपगेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक एक्शन पोटेंशियल नहीं, ये तो बाद में होता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रांसमीटर नहीं, भी बाद में होता है। रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस इनटू साइनेप्टिक, हाँ, जब डीपोलराइजेशन आती है प्री साइनेप्टिक पे, फिर हमारे पास रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस होती है न्यूरो ट्रांसमीटर पे। फिर उसके बाद क्या होता है? प्रोपगेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक एक्शन पोटेंशियल, फिर पोस्ट साइनेप्टिक एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है, और उसके बाद फिर जो सब्सटेंसेस जो होते हैं यूज़ हो चुके हैं, जो साइनैप से निकले थे, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो ये तरतीब बनेगी, और ये तरतीब हमें कहाँ पर नज़र आ रही है? ऑप्शन बी के अंदर नज़र आ रही है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमें पता है कि ये चीज़ मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये साइनैप्स है, यहाँ पर डीपोलराइजेशन आई, साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज़ हुई, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ, अब यहाँ पे रिसेप्टर के साथ मिला, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ट्रैवल कर गया, और फिर यहाँ पे जो सब्सटेंसेस थे एंजाइम ने उनको डिग्रेड किया और इनको दोबारा से न्यूरॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मैनी मेनिंजीज आर देयर? तो बेसिकली हमारे पास 3 मेनिंजीज की लेयर होती हैं, डूरा मैटर, पिया मैटर और आर्चिनॉइड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ वही नर्वस सिस्टम, वो नर्वस सिस्टम होता है जो हमारी ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड को कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक है। हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपल वाइब करता है। तो ये थॉट है, ये हमारा ऑटोनॉमिक नहीं है, और ब्रीदिंग रेट भी ऑटोनॉमिक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे थॉट को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, ये तो सेरिब्रम का काम है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, कौन सी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पूछ रहा है कि क्या होगी जो डायग्राम? तो ऑप्शन ए इज़ बेसिकली द करेक्ट आंसर। और इसकी वजह क्या होती है? अगर ये नर्व फाइबर है,
तो हमें पता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम में सोडियम की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है और पोटेशियम की कंसनट्रेशन अंदर होती है, और आपको पता है कि 20 टाइम्स और 30 टाइम्स वाला जो है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये भी होता है कि बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेट पॉजिटिव चार्ज होता है और नेट नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये वाली अरेंजमेंट हमें कहाँ नज़र आ रही है? तो ये वाली अरेंजमेंट हमें ऑप्शन ए में नज़र आ रही है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टू ऑल न्यूरॉन्स? तो जो चीज़ सब न्यूरॉन्स में इन ऑप्शन में ऑप्शन ए पढ़ते हैं, द सेल बॉडी विच कंटेन अ न्यूक्लियस। हाँ, सब जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनकी एक सेल बॉडी होती है, चाहे वो इंटर न्यूरॉन्स हो, मोटर न्यूरॉन्स हो, सेंसरी न्यूरॉन्स हो, उनमें सेल बॉडी तो होती है। ये ऑप्शन लग रहा है सेंसिबल है। थिक माइलिनेटरी शीट नहीं है, तो सिर्फ माइलिनेटरी न्यूरॉन्स में होती है, नॉन माइलिनेटरी न्यूरॉन्स में तो थिक माइलिनेटरी शीट होती ही नहीं है। इसी तरह रोड ऑफ रैनवियर भी उन्हीं में होंगे जिसमें माइलिनेटरी शीट होगी, ये भी ऑप्शन नहीं है। प्रेजेंस ऑफ श्वान सेल्स भी बेसिकली पेरिफेरल मोटर न्यूरॉन्स में होते हैं, बाकी किसी सेल में नहीं होते, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। न्यूरॉन्स आर सेल अडॉप्टेड फॉर रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। टू डू दिस दे हैव लॉन्ग थिन प्रोसेसेस। तो हमें पता है कि अगर ये न्यूरॉन है तो न्यूरॉन के पास ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस के लिए एक लॉन्ग थिक प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम एक्सोन कहते हैं। तो एक्सोन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अ डैश इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल सेल। तो बेसिकली साइनैप्स होता है, मैंने जैसे कि पहले बताया कि जो साइनैप्स है वो दो न्यूरॉन्स के दरमियान या न्यूरॉन और मसल के दरमियान जंक्शन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The diagram show a section through a human brain. इसके अंदर शो हो रहा है और आपको बता रहा है कि बेसिकली कौन सा होगा। तो हमें पता है कि जो 1 है उसमें एमिगडाला बना हुआ है, तो हम इसमें देख लेंगे कि तो ये प्लेयर और पेन की होगी। तो बेसिकली जो ऑप्शन बी है उसके अंदर ये एमिगडाला का तो सही लिखा हुआ है। हम अब आगे देख लेते हैं। 2 का हमें पता है कि जो काम होता है, जो 2 का इधर पार्ट बनाया हुआ है, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है। और उसके बाद जो 3 है उसका काम होता है डाइजेशन को कंट्रोल करना, यानी कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है जो कि ऑटोनॉमिक एक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए ऑप्शन ए जो बी है वो सॉरी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है इसका काम। तो इसका जो ऑप्शन बी जो है वो बैलेंस्ड ऑप्शन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये डायग्राम बनी हुई है और पूछा गया है कि जिसके अंदर ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस होंगे। तो हमें पता है कि जो एक्सोन टर्मिनल होता है उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Human cell maintain concentration gradient across their plasma membrane such that there is high sodium concentration outside the cell and high potassium concentration inside the cell. Suppose that within the cell membrane are sodium leak channels or carrier proteins. These channels will allow. तो अगर सपोज करें कि अगर पोटाशियम लीक चैनल्स मौजूद होते तो हमें पता है कि जो चैनल्स होते हैं उसकी ज़रिए से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है ड्यू टू प्रोटीन चैनल्स। क्योंकि अगर बाहर सोडियम ज़्यादा है, अंदर सोडियम कम है, तो खुद ब खुद सोडियम मूव कर जाएगा। तो सोडियम खुद ब खुद मूव करके डिफ्यूजन के जरिए से मूव करेगा। और डिफ्यूजन की कौन सी टाइप? ऐसी टाइप जिसके अंदर प्रोटीन यूज़ होती है, प्रोटीन चैनल्स यूज़ होते हैं, उसको हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नर्व सेंटर फॉर साइट इज लोकेटेड, हमें पता है कि थैलेमस में लोकेटेड होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डायमीटर ऑफ एन आर्टरी कैन बी चेंज्ड बाय, हमें पता है कि जो डायमीटर ऑफ आर्टरी है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन में कम हो जाता है और वेजो डायलेटेशन में ज़्यादा हो जाता है। तो हम इसमें से देख लेते हैं नर्वस स्टिमुलेशन और केमिकल स्टिमुलेशन। तो केमिकल स्टिमुलेशन से भी इसका डायमीटर कम होता है, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देती है। तो उसके अलावा नर्वस स्टिमुलेशन भी पेरिफेरल को वेजो कंस्ट्रिक्शन वगैरह करवा सकती है और वेजो डायलेटेशन करवा सकती है, क्योंकि उसमें भी स्मूथ मसल्स होते हैं और स्मूथ मसल्स जो है वो थोड़ी बहुत नर्व सप्लाई भी रखते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ केमिकल एंड नर्वस स्टिमुलेशन। द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द स्पाइनल नर्व 33 पेयर नहीं है तो क्रेनियल नर्व मोस्टली मिक्स है, नहीं है तो सारी की सारी मिक्स होती है, ये भी नहीं होता। द डोर्सल रूट कंटेन सेंसरी न्यूरॉन, हाँ ये बात ठीक है। द वेंट्रल रूट कंटेन मोटर न्यूरॉन, जैसे कि मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ, मैं दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ कि अगर स्पाइनल नर्व की एक डोर्सल रूट होती है, एक वेंट्रल रूट होती है, इसमें एक गैंग्लियन होता है, ये सेंसरी होती है, ये मोटर होती है और आगे ये मिक्स होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी द डोर्सल रूट कंटेन सेंसरी न्यूरॉन, हाँ ये बात ठीक है। द वेंट्रल रूट कंटेन मोटर न्यूरॉन, ये भी बात ठीक है। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। डैश इज समटाइम गिवन बाय इंजेक्शन एज एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट टू कार्डियक अरेस्ट। कभी कभी जब हमारा कार्डियक अरेस्ट होता है और उसका इनिशियल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था तो हम उसके अंदर एपिनेफ्रीन को देते हैं। जो एपिनेफ्रीन है, एपिनेफ्रीन जो भी एपिनेफ्रीन उनका काम ये होता है कि वो इमरजेंसी सिचुएशन को जो है वो स्टिमुलेट कर देती है, जिसकी सिंपैथेटिक सप्लाई इंक्रीज हो जाती है।
और सिंपैथेटिक की वजह से जो कार्डियक हार्ट बीट है वो इंक्रीज़ होती है, आपको पता है, तो उससे कार्डियक जो है हमारी चूँकि कम हो रही होती है, तो हम इसके लिए एपिनेफ्रिन की वजह से सारा काम जो है वो नॉर्मल पे आना शुरू हो जाता है। हम इसको एज एन फर्स्ट एड दे रहे होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर, तो हम इसमें जितने भी ऑप्शन है, तो डोपामिन जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये नहीं है। विच ब्रेन पोर्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बॉडी कोऑर्डिनेशन, तो हमें पता है कि बॉडी कोऑर्डिनेशन जो मेजरली कंट्रोल कर रहा है वो सेरिबेलम कर रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द डैश मे बी अ सेल, न्यूरॉन एंडिंग और एन ऑर्गन दैट रिसीव द स्टिमुलस, तो जो रिसेप्टर होता है वो एक सेल भी हो सकता है, वो एक टिश्यू भी हो सकता है और वो ऑर्गन भी हो सकता है। सेल की एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ, जैसे अच्छा ऑर्गन जैसे हमारी आई है वो ऑर्गन है, टिश्यू जैसे हमारा स्किन का एक छोटा सा एपिथेलियल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, वो भी हो सकता है रिसेप्टर। और सर ये एक न्यूरॉन जो है वो एज अ रिसेप्टर एक्ट करेगा, इसलिए रिसेप्टर की डेफिनेशन पीटीवी में लिखी हुई, इट इज़ अ लाइन बुक लाइन। डैश द मेन न्यूट्रिशनल पार्ट एंड कंसर्न विद द बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल, तो बेसिकली जो सेल बॉडी होती है ऑफ न्यूरॉन की, इसकी काम होता है कि न्यूट्रिशन इसने पूरे न्यूरॉन को कंट्रोल करनी होती है, बायोसिंथेसिस करनी होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज फ्रॉम, तो डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन हमें पता है कि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि हमारा सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन से एसोसिएटिव न्यूरॉन्स में जाता है और उसके बाद फिर दोबारा मोटर न्यूरॉन में फिर अफेक्ट में जाता है, और ये सारी स्टेटमेंट हमारी ऑप्शन बी में लिखी हुई है, इसकी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और किसी न्यूरॉन में ये बातें नहीं लिखी हुई। Resting membrane potential of the neuron is dash, while during the active membrane potential the inner membrane potential surface becomes more than outside, तो हमें पता है कि अगर ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है बाहर पॉजिटिव होता है अंदर नेगेटिव होता है, तो जो नेट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो -70 मिली वोल्ट होता है, लेकिन जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो अंदर पॉजिटिव हो जाता है और बाहर नेगेटिव हो जाता है, तो यही बातें डिस्कस हुई हुई हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 होगा और जब एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा तो इन साइड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे कि मैं डायग्राम में शो किया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। न्यूरोट्रांसमीटर ट्रिगर एक्शन पोटेंशियल इन अ पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन बाय चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ सर्टेन आयंस, क्योंकि जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो इसमें परमेबिलिटी ऑफ डिफरेंट आयंस चेंज होती है, जैसे सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं, तो पहले सोडियम आयन से मेम्ब्रेन इम्परमिएबल थी लेकिन बाद में परमिएबल होगी। इसके अलावा बाद में जब पोटाशियम चैनल ड्यूरिंग बेसिकली रीपोलराइजेशन पोटाशियम चैनल्स ओपन होते हैं, तो उसके दौरान भी यही हो रहा होता है कि परमेबिलिटी ऑफ पोटाशियम चेंज हो जाती है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। न्यूरॉन्स कैन नॉट अंडरगो डिवीजन बिकॉज दे डू नॉट हैव, आपको बताया जाता होगा बुक्स में कि न्यूरॉन्स जो हैं वो डिवीजन नहीं कर सकते, क्योंकि एक दफ़ा बन जाए तो वो दोबारा नहीं बन सकते। इसकी वजह यही होती है कि बेसिकली जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें कोई सेंट्रियोल नहीं होता, तो हमें सेंट्रियोल का पता है कि इसने क्या बनाने होते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाने होते हैं, जो कि माइटोसिस में इसका बहुत रोल है। अब ना सेंट्रियोल है, कोई स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो माइटोसिस नहीं होगी, तो इसलिए न्यूरॉन डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए सेंट्रियोल हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो हमें पता है कि सेंट्रियोल किसके अंदर पड़े होते हैं, सेंट्रोसोम के अंदर एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल पड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फंक्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इंटीग्रेशन ऑफ राइटिंग रिफ्लेक्सेस ये बात ठीक है, ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन ये भी इसका काम है, इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर रेगुलेशन ये भी काम है, इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट ये इसका काम नहीं है, वो सारी बैलेंस का काम होता है, एंड ई फिक्सेशन ऑफ आई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इंटीग्रेटेड द सेंसरी इन्फॉर्मेशन सच एज पेन एंड टेम्परेचर, हमें पता है कि ये सारा काम हमारा फोर ब्रेन का होता है, और फोर ब्रेन बेसिकली ब्रेन का सामने वाला पार्ट है, तो ये हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग इज, तो इसका आंसर है थैलेमस, क्योंकि थैलेमस ही होता है, ये मेजर कंट्रोल सेंटर है हमारे डिफरेंट सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के लिए, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ग्लैंड्स एंड मसल्स आर एक्टिवेटेड बाय, हमें पता है कि जो ग्लैंड्स होते हैं और मसल्स, ऑप्शन देख लेते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स। हमें पता है कि जो ग्लैंड और मसल्स हैं, ग्लैंड और मसल्स ये इफेक्टर्स के तौर पे काम करते हैं, और इफेक्टर्स तक नर्व सप्लाई कौन लेके जाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स लेके जाते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग एक्शन एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल डैश कंडक्ट द इम्पल्सेस इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस, तो हमें पता है कि ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्सोन, खाली एक्सोन तो नहीं करता, डेंड्राइट भी कर रहा होता है, सोमा भी नहीं खाली करती है, उसके अलावा तो बेस्ट आंसर न्यूरॉन होगा, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
सेंसेशन ऑफ प्लेयर, पनिशमेंट, जितने भी इमोशंस होते हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है जिसको कहते हैं एमिगडाला, वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एमिगडाला। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काजेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हमें पता है कैसे कुछ काम होते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट के रेट को बढ़ा देता है, प्यूपल को भी डायलेट कर देता है, प्यूपल डायलेट हो जाते हैं। उसके अलावा जो डाइजेशन है वो इनहिबिट हो जाती है और रेस्पिरेशन भी बढ़ जाती है। तो हम इसके अंदर देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन पीपल नहीं डायलेट हो जाते हैं, डिक्रीज हार्ट रेट नहीं इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज गैस्ट्रिक नहीं डिक्रीज़ हो जाती है, रिडक्शन ऑफ एड्रेनल सेक्रेशन नहीं इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज रेस्पिरेशन नहीं। यही बात बिल्कुल ठीक है, यही सिंपैथेटिक में होता है। विच इज़ नॉट ट्रू फॉर कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ट्रांसमिशन बाय नर्वस सिस्टम इज़ शॉर्ट लिव्ड वेयर एज ट्रांसमिशन बाय हार्मोनल सिस्टम इज़ लॉन्ग लास्टिंग। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है कि जो हार्मोनल सिस्टम के इफेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जैसे ग्रोथ है और डिफरेंट है, लेकिन जो नर्वस है वो टेम्परेरी होते हैं। इसके बाद द नर्वस सिस्टम यूज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू सेंड सिग्नलिंग थ्रू न्यूरॉन्स वेयर एज द हार्मोनल कोऑर्डिनेशन यूज केमिकल मैसेंजर्स। ये भी बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि हार्मोनल में केमिकल मैसेंजर ही यूज़ होते हैं। रिस्पॉन्सेज आर ऑफन परमानेंट इन हार्मोनल सिस्टम बट टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल इन नर्वस सिस्टम। ये बात भी ठीक है कि जैसे मैंने बताया ग्रोथ एक दफ़ा ग्रोथ है तो रिवर्सिबल तो नहीं होती, सो ऑप्शन सी भी ठीक है। इन द नर्वस सिस्टम सिक्रेटरी केमिकल्स आर रिलीज इन ब्लड। नहीं, ये ब्लड में तो रिलीज नहीं होते, सिक्रेटरी सब्सटेंस रिलीज इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो बेसिकली इसने उल्टा लिख दिया, जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में रिलीज होते हैं और जो केमिकल सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है उसमें ब्लड में रिलीज होते हैं। इसलिए ऑप्शन डी ही गलत दिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाइल मिथाइल कीटोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल बेंजीन बाय वन स्टेप। हमें पता है कि जो फिनाइल मिथाइल कीटोन है, हमें अगर इसको इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो हमें रिडक्शन करवानी होगी मिथाइल कीटोन की, और जो रिडक्शन होती है वो हमें पता है कि विलियमसन सिंथेसिस क्लीमेंसन रिडक्शन जो होती है कीटोन्स देते हैं और फिर वो अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई इसके अंदर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमें पता है क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर जिंक अमलगम को विद HCl यूज़ किया जाता है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। तो हमें पता है कि अल्डोल कंडेंसेशन कौन से सब्सटेंसेस देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। तो हम देखेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी वो अल्डोल कंसंट्रेशन नहीं देगा। एसिटाल्डिहाइड इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है। अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बेसिकली उस हाइड्रोजन को कहते हैं जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच हो। प्रोपेनल्डिहाइड उसको कहते हैं, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। फॉर्मेल्डिहाइड के पास ये फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। मैं ये सपोज करूँ कि आपको कोई सब के स्ट्रक्चर आते हैं, इसलिए मैं ऐसा आपको बता नहीं रहा। तो फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसके पास एक ही कार्बन है जो कि कार्बोनाइल कार्बन है, यानी इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो इस पर अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगी, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड इज द करेक्ट आंसर। ट्रीटमेंट विद प्रोपेनल्डिहाइड विद डाइल्यूट NaOH गिव्स। तो हमें पता है कि जब प्रोपेनल्डिहाइड या आप रिएक्शन देख सकते हैं, जब प्रोपेनल्डिहाइड रिएक्शन देगा तो एल्डोल कंडेंसेशन होगी। तो एल्डोल कंडेंसेशन में आप देख सकते हैं कि डाइल्यूट NaOH के साथ मैंने प्रोपेनल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया तो कंडेंसेशन की वजह से ये वाला प्रोडक्ट बन गया, जो कि आपको नज़र आ भी रहा होगा कि ये वाला प्रोडक्ट बन गया अगर आपको मेरा माउस का कर्सर नज़र आ रहा है। उसके अलावा इसका जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म लिखा हुआ है, लेकिन मैकेनिज्म तो आपके काम का नहीं है। ये मैकेनिज्म आप प्रोडक्ट तक पहुँचने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, आपने बस इसकी इक्वेशन लिखनी है और आप इसके रिएक्शन तक पहुँच जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। द जनरल फार्मूला फॉर एन अल्डिहाइड इज, हमें पता है कि अल्डिहाइड्स का एक फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये उसका फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड ग्रुप, और इसके साथ R ग्रुप लगा होता है। हमें बस यही ढूंढना है, RCHO। ऑप्शन डी ई इज द करेक्ट आंसर। ROR इज अ न्यूक्लियोफाइल ऑफ, तो हमें पता है कि जो RER है इज़ द न्यूक्लियोफाइल ऑफ, तो ये ईथर्स का ये फंक्शनल ग्रुप भी ईथर का है, तो ये न्यूक्लियोफाइल भी है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट शोन बाय कीटोन्स। रिएक्शन विद HCN शो करता है कीटोन, NaH सोडियम बाई सल्फेट भी शो करता है। रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ये भी शो करता है। रिएक्शन विद फेहलिंग सोल्यूशन शो नहीं करता, क्योंकि बेसिकली जो फेहलिंग सोल्यूशन है, फेहलिंग रिएजेंट, ये अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाता है, अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाता है, लेकिन ये कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं करा पा सकता, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द कॉमन नेम फॉर द अल्डिहाइड, हमें पता है कि इस अल्डिहाइड का कॉमन नेम आप इसके अंदर हम इसके अंदर अल्फा बीटा कर लेंगे, मेरे ख्याल से मुझे ये ड्रॉ ही करना पड़ेगा।
अल्फ़ा बीटा मैं अल्फ़ा कार्बन कहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा अल्डिहाइड ग्रुप से। ये क्लोरीन लगी हुई है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा अल्फ़ा जो है यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, अल्फ़ा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, यस। तो बीटा क्लोरो, क्योंकि क्लोरो किसके साथ लगा हुआ है, बीटा कार्बन के साथ, बीटा क्लोरो अल्फ़ा मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following reagent is used to separate and purify carbonyl and non-carbonyl compound? तो हमें पता है कि इसके अंदर जितने भी यूज़ हुए हैं तो इसमें से सोडियम बाइसल्फाइड जो होता है, जब हम सोडियम बाइसल्फाइड का रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ तो वाइट पीपीटी बनते हैं, और फिर इन वाइट पीपीटी को हम अलहदा कर लेते हैं और उसके दोबारा से रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो दोबारा कार्बोनाइल कंपाउंड आ जाता है। तो इसलिए सोडियम बाइसल्फाइड इज द करेक्ट आंसर। सेकेंडरी अल्कोहल इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ विच कार्बोनाइल कंपाउंड? हमें पता है कि जो सेकेंडरी अल्कोहल होती है वो कीटोन के साथ, जब कीटोन की रिडक्शन होती है तब सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। जब कीटोन रिडक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। तो इसके अंदर आप बस कीटोन ढूंढेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए में कीटोन लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कीटोन गिव विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म डैश इन द टर्शियरी एसिडिक मीडिया। तो हमें पता है कि जब कीटोन जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं जो टर्शियरी अल्कोहल बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपकी बुक्स में इसकी कोई लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे पूरा रिएक्शन नहीं लिखने वाला। व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? तो हमें पता है कि ये हमारे पास एसिटाइलेशन है, और हमें पता है कि जो मिथाइल ग्रुप है ये ऑर्थोन पैरा डायरेक्टेड ग्रुप है। तो हम अब इसके अंदर एसिटाइलेशन होगी, तो एसिटाइलेशन से ऑप्शन ए और बी में है, तो ऑप्शन सी और डी तो रूल आउट हो गए, ऑप्शन ए और बी बच गए। अब ए और बी के अंदर, ए के अंदर जो है ये ऑर्थो और पैरा पे नहीं है, लेकिन ऑप्शन ए के अंदर ऑर्थो और पैरा पर नहीं है, किसी और मेटा पोजीशन पे है, लेकिन बी में पोजीशन पे है, ऑर्थो और पैरा हो रही है, इसलिए ऑप्शन बी से करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप होता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? हमें पता है कि आयोडोफॉर्म वही देते हैं जिनके पास मिथाइल ग्रुप होता है, तो जिनके पास मिथाइल ग्रुप होगा वही आयोडोफॉर्म मेजरली दे रहे होते हैं। मैं आपको ये हिंट बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो बेसिकली एथेनॉल अल्कोहल इसकी एक्सेप्शन है, एथेनॉल भी दे रही होती है। एथेनॉल देगी, एथेनॉल देगा क्योंकि पास भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद एसिटाफिनोन भी देगा। तो बेंजोफिनोन है, बेंजोफिनोन के अंदर कोई अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर मिल जाए तो बेंजोफिनोन के अंदर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं होता, फ्री वाला, तो इसलिए ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देने वाला। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CHO, मैं CHO बना देता हूँ। तो हमें पता है कि CHO के अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, यानी कि इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कार्बोनाइल ग्रुप अंडरगोज, तो हमें पता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो चूंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है और जो कार्बन है वो पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रोफिलिक है, तो कार्बोनाइल जो ग्रुप होते हैं और उसके जो ऑक्सीजन है वो पार्शियल नेगेटिव है, ऑक्सीजन में रिएक्शन होगा तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मिथाइल कीटोन्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय परफॉर्मिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिथाइल कीटोन्स कौन सी रिएक्शन देते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अ डायबिटिक पर्सन एक्सहेल्ड ब्रेथ कंटेनिंग प्रोपेनॉल। A student tries to test the diabetes by asking the person to bubble the reagent when he exhales breath. Which one of the following reagent will give the positive result? तो हमें पता है कि बेसिकली जो कीटोन है प्रोपेनॉल वो एक मिथाइल कीटोन है, और मिथाइल कीटोन कौन सा रिएक्शन देता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आयोडोफॉर्म इसके अंदर ऑप्शन डी के अंदर आयोडोफॉर्म रिएजेंट पड़ा हुआ है, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following can be oxidized to an aldehyde? तो ऑक्सीडाइज्ड अल्डिहाइड, तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि जो प्राइमरी अल्कोहल होती है वो अल्डिहाइड दे रही होती है, तो इसमें से प्राइमरी अल्कोहल कौन सी है, सिर्फ ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मलिन इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ, हमें पता है कि जो फॉर्मलिन है वो एक्वस सोल्यूशन है किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड से ही एफ से बन रहा है और फॉर्मलिन भी एफ से बन रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What is the hybridization of carbon atom in aldehyde group?
तो अल्डिहाइड ग्रुप के अंदर जैसे हम पहले ही बता चुका हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, दोबारा रिपीट हो रहा है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सियानोहाइड्रन व्हेन रिएक्टिव मिनरल एसिड प्रोड्यूस, तो आपको पता है कि दिस इज बेसिकली द एसीटोन। जब मैंने इसका एसियन से रिएक्शन करवाया तो सियानोहाइड्रन बन गया, यानी कि बस साइनाइड ग्रुप भी है और हाइड्रोक्साइड ग्रुप भी है। जब मैंने इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करवाया तो साइनाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, तो ये बेसिकली अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बना, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अल्डिहाइड, तो हमने जैसे कि पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये अल्डिहाइड है, ये एच है, तो जो ऑक्सीजन है ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगी, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगी, यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक है। और जो ये है ये न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये दे रहे होते हैं। विच इज़ द करेक्ट आयोपिक नेम ऑफ एसीटोन, तो एसीटोन का सबसे पहले आप स्ट्रक्चर लिख लेंगे, तो एसीटोन का स्ट्रक्चर तो ये होता है ना, तो इसका जो आयोपिक नेम है वो प्रोपानोन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन है, प्रोप की 3 कार्बन के लिए, और ओन यानी कि ये कीटोन है, इसलिए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कीटोन्स कैन बी मेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, हमें पता है कि जब हम सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कीटोन्स बनते हैं, इसलिए हम सेकेंडरी ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द कार्बोनाइल कंपाउंड विच इज अटैच विद एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम एट वन साइड इज कॉल्ड एज, तो ऐसा कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जिसकी एक तरफ हाइड्रोजन लगाओ उसको बेसिकली हम अल्डिहाइड कहते हैं, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर इसकी तरफ एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है तो ये अल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज मोर सोलेबल इन वाटर, तो मोर सोलेबल इन वाटर वही होगा जिसके अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, तो हम देख लेते हैं एथानॉल, फिनॉल, हेक्सानॉल या डाईमिथाइल ईथर। तो अल्कोहल जो जितनी ज़्यादा छोटी हो उसकी आर चेन वो उतनी ज़्यादा सोलेबल होती है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिड्यूस बाय NaBH4, तो हमें पता है कि NaBH4 क्या कर रहा होता है, ये NaBH4 वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कीन्स को रिड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन ये अल्डिहाइड और एसीटोन को रिड्यूस कर सकता है। दैट्स वाई ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर कि ये बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कीन को रिड्यूस नहीं कर सकता। व्हाट इज़ एन एरोमेटिक अल्डिहाइड, तो एरोमेटिक अल्डिहाइड वही होगा जिस पर अल्डिहाइड ग्रुप भी होगा और बेंजीन रिंग भी होगी। तो इन ऑप्शंस के अंदर जब हम देखते हैं तो बेंज अल्डिहाइड जो है वो एरोमेटिक अल्डिहाइड है, क्योंकि इसके पास अल्डिहाइड ग्रुप भी है और बेंजीन भी है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 2 कंपार्टमेंट्स ऑफ गैल्वानिक सेल आर कनेक्टेड बाय, तो बेसिकली हमें पता है कि गैल्वानिक सेल में क्या होता है, 2 सेल्स होते हैं और वो किससे कनेक्टेड है, सॉल्ट ब्रिज से, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन्स इन अ वोलेटाइल सेल फ्लो फ्रॉम डैश टू डैश, हमें पता है बेसिकली यहाँ पर आंसर गलत मार्क हुआ है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज दिस इज द कैथोड एंड दिस इज द एनोड, तो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसमें गलत मार्क हुआ है। इन डाउन सेल एनोड इज मेड अप ऑफ, हमें पता है कि जो डाउन सेल होता है उसके अंदर एनोड ग्रेफाइट का बना होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रट्टा बेस्ड क्वेश्चन, डाउन सेल इज यूज फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, तो हमें पता है कि डाउन सेल के अंदर हम किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे, हम सोडियम क्लोराइड को पहले हम पिघलाते हैं यानी फ्यूज़ कर देते हैं और हम उसके अंदर कर देते हैं, और हमें पिघलाने की जरूरत क्यों होती है, ताकि हमारे पास कोई बाय प्रोडक्ट ना बने, इसलिए हम फ्यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास सोडियम और क्लोराइड हम उसको हासिल कर सकें। व्हेन अ मोल्टन साल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज द प्रोडक्ट्स आर, तो यही प्रॉब्लम होती है हमारे पास, एक होती है एक्वस में इलेक्ट्रोलिसिस और एक होती है फ्यूज़ फॉर्म में। तो फ्यूज़ फॉर्म में इलेक्ट्रोलिसिस का ये एडवांटेज होता है कि जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रिडिक्टेबल होते हैं, हमें पता है कि क्या बनेगा, लेकिन एक्वस के अंदर प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, प्रिडिक्ट तो हम फिर भी कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नॉलेज, लेकिन पहले ये प्रिडिक्टेबल नहीं थे। हाइड्रोजन जो है और वाटर ये खुद ब खुद बन जाते होते थे अंदर ड्यू टू, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे होते हैं सोलेबल कंपाउंड की, तो उसके अंदर ये बाय प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोलिसिस इज हमें पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, यानी कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है और कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करंट इन द इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड थ्रू, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर पॉजिटिव आयन भी होते हैं, नेगेटिव आयन भी होते हैं,
तो जो करंट होता है वो पॉजिटिव आयन भी लेके जा रहे होते हैं और नेगेटिव आयन भी लेके जा रहे होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन दोनों लेके जाते हैं करंट्स। इन बैलेंसिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस। तो बेसिकली बैलेंसिंग के अंदर हम उस सब्सटेंस को का देख लेते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। उसकी वजह ये होती है कि जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है, हम उसको जब देखते हैं तो हमारे लिए बैलेंस करना हमें उसी का ध्यान रखना पड़ता है कि ऑक्सीडेशन नंबर तो नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वाइल बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, तो हमें पता है कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना हो तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नेगेटिव आयंस आर माइग्रेटेड टुवर्ड, तो जैसे ही नाम से जाहिर है जो एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए नेगेटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड एनोड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द करंट इन द इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली बाई जो वायर्स होती हैं उसको में अंदर चल रहा होता है। पॉजिटिव आयंस, हाँ पॉजिटिव आयंस तो ठीक है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। नेगेटिव आयन, हाँ ये भी ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि बोथ बी एंड सी। रिडॉक्स रिएक्शंस आर एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन में पता है कि एक सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन दूसरे सब्सटेंस को देता है, तो जो दे रहा होता है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, जो ले रहा होता है वो रिड्यूस हो रहा होता है, इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। इन मेटल हाइड्रेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन जैसे सोडियम हाइड्राइड हो गया, तो असल में ये होता है कि ज़्यादातर एलिमेंट्स में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। इसकी वजह ये होती है क्योंकि हाइड्रोजन लगता ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ है, लेकिन जो सोडियम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हाइड्रोजन से भी ज़्यादा, यानी कि जो सोडियम है पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रखेगा और अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा, यानी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव हो जाएगी। तो जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्राइड जैसे नाम से जाहिर है हाइड्राइड्स, उसके अंदर हाइड्रोजन की पावर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन अ हाइड्रोनियम आयन इज़ कन्वर्टेड इनटू, तो हमें पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाएगा, जैसे हाइड्रोनियम आयन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये रिएक्शन होता है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है और एक हाइड्रोजन एटम सेपरेट हो जाता है। तो हाइड्रोजन गैस नहीं, हाइड्रोजन गैस तो नहीं बन रही, हाइड्रोजन एटम, हाँ हाइड्रोजन एटम बन रहा है, हम इसको क्विक टिक कर, लेकिन बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। वाटर, हाँ वाटर भी बन रहा है, तो बेसिकली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ पी एंड सी। इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अ सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड इन ऑर्डर टू, तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है कि ये चार्जेस की अकोमुलेशन को बचाती है, कि दीज आर द टू सेल्स सपोज एंड हियर इज़ द सॉल्ट ब्रिज। तो बाद जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही होती है तो एक स्पेसिफिक चार्ज सल्फेट आयन इसमें ज़्यादा हो जाएगा, उसमें नाइट्रेट आयन ज़्यादा हो जाएगा, तो जो सॉल्ट ब्रिजेस का काम ये होगा कि वो आयनिक बैलेंस मेंटेन रखेगी ताकि इलेक्ट्रोलिसिस होते रहे। allow the movement of ions between the two ions, option D is the correct answer. In all oxidation reactions, atom of element in a chemical species lose electrons and increase their, हमें बताया कि जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जब लूज होगा और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, तो हम बस यही देख लेते हैं कि इंक्रीज़ हो रही है तो क्या बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो बाकी जितने भी ऑप्शन है वो तो बिल्कुल सूटेबल ही नहीं है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इन MgCl2 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोराइड, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं MgCl2 के अंदर, तो 1 प्लस Mg की कितनी होगी, +2 होगी, तो +2 एंड x इक्वल्स टू 0, तो 2 हो गया +2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल्स टू 2 और 2 से कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू -1, तो इसकी स्टेट कितनी होगी, -1 होगी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच वन इज़ द रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने बताया ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोराइड इलेक्ट्रॉन ले रहा है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पहला रिएक्शन सिंपली आयन डिस्प्लेसमेंट मेथड है, इसमें कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है तब उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब जो क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉन दे के ये ऑक्सीडेशन है, ये इट इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, और ये रिडक्शन है कि जो सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक ले रही है, तो दिस इज़ द रिडक्शन। तो यही दो मेथड हो रहे होते हैं सोडियम और क्लोराइड की फॉर्मेशन में, इसलिए इस पूरी फॉर्मेशन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।
विच वन पेयर हैज़ द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो हम सारों की देख लेते हैं। ऑप्शन ए के अंदर आयरन की फेरस सल्फेट में तो हो जाएगी +2, लेकिन फेरस क्लोराइड में इसकी +3 है। ऑप्शन बी के अंदर इसके अंदर फेरस क्लोराइड की के अंदर +2 है और फेरिक क्लोराइड के अंदर +3 है, ये भी सेम नहीं है। फेरस सल्फेट और फेरिक क्लोराइड इन दोनों की +2 है। और डी के अंदर फेरस सल्फेट जो है बल्कि फेरिक सल्फेट उसकी +3 है और फेरस सल्फेट की +2 है। तो सिर्फ ऑप्शन सी के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की सेम है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टडी द फॉलोइंग रिएक्शन, आप इसमें देख सकते हैं ये रिएक्शन हो रहा है और इसके साथ पोटेंशियल लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसमें से जो छोटा होगा आपको पता है, आपने इक्वेशन को उल्टा कर देना होता है इस तरह से, जिंक प्लस जिंक गिव अस जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और आप उल्टा कर देंगे नीचे वाले को, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, और साइन उसका चेंज कर देंगे यानी +0.34 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे, तो कॉपर 2 प्लस जिंक गिव्स अस कॉपर प्लस ये। तो जिसका साइन छोटा होता है उसको चेंज कर देते हैं। तो ये इक्वेशन कौन सी बन गई? ये इक्वेशन हमें ऑप्शन सी में दी हुई है, कॉपर प्लस जिंक का आयन बन जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑप्शन सी में, अगर आपको मेरी राइटिंग समझ आए, इससे मैं डॉक्टर बन रहा हूँ तो मुझे मेरी राइटिंग ऐसा होना बनता भी है। तो ऑप्शन सी के अंदर ये मैच नहीं कर रहा। अच्छा, इसके अंदर बता रहा है कि आप मुझे बताओ कि इसके अंदर क्या हो रहा है, आप इक्वेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। चलो, द मैग्नीज इज़ ऑक्सीडाइज फ्रॉम +7 to +2। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि जब +7 से +2 की तरफ जाएगा तो ये ऑक्सीडेशन ही होती है, ये रिडक्शन होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। इसलिए ऑप्शन ए इज़ रूल्ड आउट। क्लोराइड आयन इज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम -1 to 0। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोराइड की -1 है तो यहाँ पर 0 है, ठीक है। लेकिन क्लोराइड आयन की ये रिडक्शन नहीं हो रही, ये -1 से 0 पे जाना ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। क्लोरीन इज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 0 to -1। तो ये 0 से -1 तो हो ही नहीं रही, यहाँ पे -1 थी +1 हो रही है, +-1 से 0 हो रही है, ये भी नहीं हो सकता। मैग्नीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +7 to +2। हाँ, इस आयन के अंदर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन +7 है और इसके अंदर हमें पता है कि 2 है। तो बेसिकली मैग्नीज जो है वो +7 से रिड्यूस हुआ है +2 में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फॉर द प्योरीफिकेशन इम्प्योर कॉपर इज़, हमें पता है कि जब हम प्योरीफिकेशन कर रहे हैं कॉपर की, तो हम जो इम्प्योर मेटल होते हैं जैसे इम्प्योर एनोड, इम्प्योर गोल्ड हो गया, इम्प्योर कॉपर हो गया, तो हम इनको एज एन एनोड यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ से चीज़ें डिपॉजिट होकर डिजोल्व आउट होती है एनोड, और वो कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाती है। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम KMnO4। तो हम निकाल लेते हैं। तो पोटाशियम K प्लस Mn+4O, तो पोटाशियम की क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। Mn की हमने निकालनी है X +4, ऑक्सीजन की -2 हो जाएगी, इक्वल टू 0। तो +1 + X -8 इक्वल्स टू 0, X इक्वल्स टू ये -8 + 1 कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा, तो +7 हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +7। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 एंड NH-NO3। तो आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट करने के लिए ऐसे करेंगे, आप इनको आयंस में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है कि अमोनियम नाइट्रेट इस तरह आयनिक कंपाउंड है और ये इस तरह एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो हम इसी तरह निकाल लेंगे दोनों की अलग अलग, क्योंकि इकट्ठा करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो NH अमोनियम के अंदर नाइट्रोजन की हमें पता करनी है और 4 हाइड्रोजन की हमें पता है कि कितनी होगी? +1 होगी। तो +4 इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 - 4 यानी -3। तो -3 किस ऑप्शन में? -3 हमारे पास 2 ऑप्शन में, इसलिए हमें दूसरी वाली भी निकालनी पड़ेगी। जो नाइट्रेट है इसके अंदर नाइट्रोजन की हमने निकालनी है, ऑक्सीजन की कितनी है? -2 है और इक्वल्स टू -4, तो -6 0 के इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास -1 है इधर, सॉरी -1 है, तो -1 + 6 कितना हो जाएगा? +5। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सब्सटेंस इन एलिमेंटल फॉर्म, हमें पता है कि एलिमेंटल फॉर्म में जैसे ये क्लोरीन है,
ये सोडियम है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंटल फॉर्म. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NHNO3 इज, तो HNO3 के अंदर हम निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन की +1 होगी, नाइट्रोजन की हमने निकालनी है, और ऑक्सीजन की हमें पता है कि 3 × -2 = 0, x + 1 - 6 = 0, तो x - 5 = 0, x = 5. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. In acidic medium, oxidation reaction of potassium permanganate depends upon. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट किस पे डिपेंड करता है कि मैंगनीज पे, क्योंकि मैंगनीज ही 7+ से +2 की तरफ जा रहा होता है, इसलिए मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, पैसेज को रीड करना है और आंसर का क्वेश्चन करना है. Mona doesn't like to ask people for help, but it is hard for her to perform daily activities on her own. She is almost 13, yet she is no larger than a 5-year-old. Mona has trouble keeping her balance and can't walk very far. When she uses a wheelchair, she can't push it herself. Fortunately, Mona has a wonderful service dog named Sam. A service dog is a dog that has been trained to assist someone who has a physical problem. Sam lets Mona lean on him when she walks. He also pulls her wheelchair and turns light on and off. When Mona drops something, Sam picks it up. He even pulls her socks off at night. Sam also helps Mona with everyday tasks at school. She carries her books from class to class in a special backpack. He puts Mona completed assignment in her teacher's homework trays. In the lunchroom, he throws away her trash. Being making Mona less dependent on other people, Sam helps her lead a fuller life. Mona's classmates flock around Sam like geese. This has helped her make her friends. Sam also helps Mona be more active. When he ate, she raised over $500 in a walk-a-thon for her local humane society. Because of Sam, Mona doesn't have to ask people for help. Sam brings her closer to other kids, and he even helps her contribute to her community using the passage as a guide. Which one of the following dog is likely to be a service dog? सर्विस डॉग जैसे मैं पढ़ा कि बेसिकली वो असिस्ट कर रहा होता है किसी भी बंदे को, यानी कि कोई पैरालाइज बंदा है तो उसके लिए एक सर्विस डॉग हो उसके पास होता है जो कि उसको असिस्ट कर रहा होता है. अब हम 4 इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं और देखते हैं कि इसमें सर्विस डॉग्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक किस डॉग में पाई जा रही है. फ्रैंक्स डॉग हु टर्न्स ऑन द लाइट व्हेन फ्रैंक एंटर्स द रूम. यस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो फ्रैंक है ये कोई ज़रूर अंधा होगा या कोई बंदा होगा जो लाइट ऑन खुद नहीं ऑन कर सकता. जो फ्रैंक का डॉग है वो सर्विस डॉग है, वो इसकी हेल्प कर रहा है, तो यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. राउल्स डॉग हु फेचेस द न्यूज़पेपर फॉर राउल व्हेन ही इज़ बिजी बीइंग ड्रेस्ड. तो इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर वो ड्रेसिंग कर रहा है खुद ब खुद तो जो राहुल है वो खुद अपना न्यूज़पेपर भी ला सकता है, लेकिन ये खुद ब खुद लेके आ रहा है और ये डिफरेंट डॉग्स रहते हैं, ये सर्विस डॉग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. मे डॉग्स हु लिक मे फेस, ये तो बिल्कुल भी नहीं है. टैडीज डॉग हु लव टू प्ले कैचेस, ये भी नहीं है. ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ये वही पैसेज है, पूछा है मोना क्लासमेट फ्लोक अराउंड सैम्स लाइक गीजेस, विच ऑन द फॉलोइंग लिटरेरी टेक्निक इज यूज इन सेंटेंस. एल्यूजन नहीं, एल्यूजन यूज़ नहीं हुई. पर्सनिफिकेशन ये भी यूज़ नहीं हुई. आयरन भी यूज़ नहीं हुई. हाँ, स्माइल यूज़ हुआ है बेसिकली. और इसके अंदर जो सिमिली यूज़ हुआ है, इसके अंदर सिमिली इट इज़ राइट सिमिली, और यहाँ पर गलत लिखा है सिमिली का मतलब होता है तशबीह देना. तो क्योंकि इसने कहा फ्रेंड्स अकोमुलेट लाइक गीजेस, यानी गीजीज की तरह, यानी कि सिमिली दी किसके साथ, गीजीज के फ्रेंड्स को. तो लाइक और एज यूज़ हुआ है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Many people like to eat pizza, but not everyone know how to make it. Making perfect pizza can be complicated, but there are a lot of ways for you to make a more basic version at home. When you make pizza, you must begin with the crust. The crust can be hard to make. If you want to make the crust yourself, you will have to make the dough using flour, water and yeast. You will have to knead the dough with your hands. If you do not have enough time to do this, you can use a prepared crust that you buy from the store. After you have chosen your crust, you must then add the sauce. Making your own sauce from scratch can take a long time. You have to buy tomatoes, peel them and then cook them with spices. If this sounds like too much work, you can also purchase jarred sauce
from the store. Many jar sauces taste almost as good as the kind you make at home. Now that you can have your crust and your sauce, you need to add the cheese. Cheese come from milk, which come from cows. Do you have a cow in your backyard? Do you know how to milk the cow? Do you know how to turn the milk into the cheese? If not, you might want to buy cheese from the grocery store instead of making it yourself. If when you have the crust, sauce, and cheese ready, you can add other toppings. Some people like to add meat on the pizza, some other like to add vegetables, some people even like to add pineapple. The best part of making a pizza at home is to that you can customize it by adding your own favorite ingredients. पैराग्राफ 1 को यूज़ करें, द वर्ड ऑपोजिट टू कॉम्प्लिकेटेड. तो कॉम्प्लिकेटेड के जो ऑपोजिट वर्ड है वो सिंपल होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है कम्प्लेक्स. ये काम बहुत मुश्किल है, कम्प्लेक्स है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? सिंपल. ये तो बहुत ईजी था. वही पैसेज है. Many jar sauces taste almost as good as canned at more. This purpose of statement is to clarify a later statement. नहीं, ये स्टेटमेंट इसने बोला था कि पहले इसने बोला था कि आप उसको घर पे भी बना सकते हैं केचप को, लेकिन वो बहुत मुश्किल होगा, इसलिए आप जार सॉसेज यूज़ कर लें. यानी कि इसने पहले वाले स्टेटमेंट को क्लैरिफाई किया है. प्रोवाइड एन एग्जाम्पल, क्लैरिफाई एन अर्ली सोर्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. वही पैराग्राफ है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब हाउ द ऑदर फील अबाउट द पिज्जा फ्रॉम स्क्रैच. उसने कहा कि जो ऑदर है वो स्क्रैच से पिज़्ज़ा, यानी कि चीज़ भी आप खुद बनाएं, उसके अलावा क्रस्ट भी आप खुद बनाएं, सब कुछ आप खुद बनाएं. तो ये ऑदर का ख्याल नहीं था, क्यों ऑदर जो है वो इसके बारे में अच्छा फील नहीं करता बल्कि नेगेटिव फील करता है. उसकी वजह ये है क्योंकि ऑदर कहता है कि आप सारी चीज़ें बनी बना लें, केचप बनी बनाई ले लें, सॉस वगैरह, तो आपको ये सारी चीज़ें स्क्रैच से बनाने की जरूरत नहीं. सो ऑदर रिव्यू इज़ अबाउट इज़ नेगेटिव, नॉट एंथुसियास्टिक, अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्पफुल. इट इज़ बेसिकली द नेगेटिव. When you imagine the desert, you probably think of a very hot place covered with sand. Although this is a good description of for many deserts, Earth's largest desert is actually a very cold place covered with ice, Antarctica. In order for an area to be considered as a desert, it must receive very little rainfall. More specifically, it must receive an average of less than 10 inches of precipitation, which can be the rain, sleet, hail, or snow on the ground every year. Antarctica, the coldest place on the earth, have an average temperature that usually falls below the freezing point. And because cold air hold less moisture than warm air, the air in Antarctica does not hold much moisture at all. This is evident of low precipitation statistics recorded for the Antarctica. For example, the central part of Antarctica receives an average of 2 inches. Use less information. When precipitation falls in hot desert, it quickly evaporates back into the atmosphere. The air over the Antarctica is too cold to hold water vapor, so there is very little evaporation. Due to the low rate of evaporation, most of the snow that falls on the ground remain there permanently, eventually building up into the ice sheets. Any snow that does not freeze into ice sheet become caught in the snow winds, strong winds, which constantly blow over Antarctica. The snow winds can make it look even if it is snowing. Snow while is rare, blizzards are actually very common. The best title, जो टाइटल बेस्ट टाइटल है, अर्थ मैनी डेजर्ट्स नहीं, इसमें बस अंटार्कटिका को डिस्कस किया मेनली. अंटार्कटिका द कोल्डेस्ट प्लेस इन डेज. ये टाइटल अच्छा है, लेकिन इसमें डेजर्ट वाला इफेक्ट यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि द डेजर्ट ऑफ आइस, दिस इज़ द बेस्ट टॉपिक. क्या आप इसके द डेजर्ट का कौन बात भी आ रही है, जो टॉपिक होता है वो जामे होता है, हर चीज़ को कवर करता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द डेजर्ट ऑफ आइस वही पैसेज है. Africa Sahara Desert is the second largest desert on earth. Based on the information in the passage, what characteristic must the Sahara share with the Antarctica? लो टेम्परेचर नहीं, सहारा का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू. हाई टेम्परेचर नहीं, दोनों को शेयर तो नहीं करते ना, उसका हाई है इसका लो है. फ्रिक्वेंटली ब्लिजर्ड्स, ये भी दोनों में कॉमन है. तो लो प्रेसिपिटेशन दोनों कॉमन है, क्योंकि जो लो प्रेसिपिटेशन ये करेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट है. उसके अंदर ये क्या है, क्योंकि वो वाटर जल्दी जल्दी इवेपोरेट कर जाता है और बारिश वहाँ पे बहुत कम होती है, और यहाँ पे भी लो प्रेसिपिटेशन होती है. वही पैरा है. इन पैराग्राफ 2 द ऑथर राइट्स, एंड बिकॉज कोल्ड आइस होल्ड लेस मॉइस्चर देन वार्म एयर, द एयर इन Antarctica does not hold much moisture at all. Using the information, it can be understood that air in Africa hold more moisture than air in Antarctica. ये बात तो बिल्कुल ठीक होती है कि जो अफ्रीका की एयर है वो जो मोइस्ट एयर होगी, क्योंकि एंटार्क्टिका की एयर लेस मोइस्ट है. क्यों? क्योंकि जो कोल्ड एयर है वो होल्ड नहीं करती, जबकि अफ्रीका जो है वो बोल्ड वार्म एरिया. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर.
एयर सराउंडिंग अ ट्रॉपिकल आइलैंड होल्ड लेस मॉइस्चर, नहीं ये भी बात गलत है. एयर इन द सेकंड फ्लोर ऑफ हाउस, ये भी गलत बात है. तो बेसिकली ऑप्शन ए इज़ द बेस्ट आंसर, वही पैसेज है. द स्नो दैट फॉल्स ओवर एंटार्क्टिका बिकम्स पार्ट ऑफ एंटार्क्टिक आइस शीट, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है. इज ब्लोन अराउंड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड, ये दोनों बातें ठीक की हुई हैं. ये दोनों बातें पैसेज में लिखी हुई थी. और तीसरी बात क्या कहते हैं, एवेपोरेट बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, नहीं एवेपोरेट बैक नहीं करती क्योंकि एंटार्क्टिका में टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए एवेपोरेशन वहाँ पे बहुत कम होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अच्छा जी, आपको ये डायग्राम बनानी होती है कि हम वेन डायग्राम से इसको हल करेंगे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को. सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, सम पेस्ट्रीज आर टॉफीज, सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज. ठीक है सर, नहीं सम चॉकलेट्स आर टॉफीज, some chocolates are toffees and some toffees are not pastries, यानी कि कुछ हैं, यानी कि some toffees are not pastries, यानी कि कुछ टॉफ़ीज़ हैं. ओहो ये कंक्लूजन, सॉरी बेसिकली आई रेड द कंक्लूजन, सॉरी. some pastries are toffees, some pastries are toffees, all toffees are chocolates, all toffees are chocolates. ठीक है, ये डायग्राम बन गई. सम चॉकलेट्स आर टॉफीज, सम चॉकलेट्स आर टॉफी की बात बिल्कुल ठीक है. ऑप्शन कंक्लूजन वन फॉलोज. सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज, ये बात भी ठीक है कि सम टॉफीज आर नॉट पेस्ट्रीज. तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे गलत मार्क हुआ है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सम टाइगर्स आर लायंस, सम टाइगर्स आर लायंस, सम लायंस आर रैबिट्स, some rabbits are horses, some tigers are horses, ये बात तो नहीं पता चलती. some rabbits are tigers, ये भी बात नहीं पता चलती. some horses are lions, ये भी बात नहीं जवाज़ है. all horses are rabbits, तो ये बात भी गलत है. so none of these follows. अब all players are spectators, सारे के सारे players spectators हैं. some spectators are theaters, कुछ spectators theaters हैं. some theaters are dramas, कुछ theaters drama है. some dramas are spectators, no this is not correct. some players are dramas, तो हाँ कुछ players जो, ये भी wrong है, कोई player. some theaters are players, तो ये भी वाजे नहीं है स्टेटमेंट से. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस. तो यहीं पर हमारी आज की डिस्कशन ख़त्म होती है. अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए और आपको मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और आपको बातें समझने और इसको अपने दिमाग में ले जाने की तौफीक अता फरमाए. आज के लिए इतना ही.